नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम तुगलक वंश को देखेंगे। 1320 से 1414 इनका समय रहता है और सबसे लंबा कार्यकाल इनका होता है। ठीक है, इससे पहले हमने खिलजी वंश को देखा था, उसको भी पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए एक बार चैनल पे। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बाकी ज़्यादा क्या कहना, आप पहले वीडियो देख लो, समझ लो। अगर चीज़ें समझ में आती हैं, आपको लगता है कि सही है तरीका पढ़ाने का, समझाने का, तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं और कोशिश करूँगा, है ना। एनीवे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पीसीएस लेवल तक का मैं कर रहा हूँ, मतलब इतना डीप थोड़ा दूंगा यहाँ पे। एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स तो निकलेगा, आपका क्या, मेरा भी यार, मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी मेंस के लिए तब अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए जो है तब मैं कर लूँगा परचेस। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो थोड़ा कर लूँगा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बुक्स वगैरह, और फिर उसको भी यहाँ पे डाल दूँगा। सपोर्ट मतलब आपसे पैसे नहीं लेने वाला मैं, आपका सिर्फ सब्सक्रिप्शन लूँगा, मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वही काफ़ी है ना। पैसे तो फिर बारिश हो ही जाएगी नौकरी लग गई तो होगी, नहीं नहीं लगी तो यूट्यूब तो पता नहीं, भगवान मालिक है। एनीवे, चलो फिर शुरू करते हैं यार। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1414 सबसे लंबा कार्यकाल इनका होता है। ठीक है ना, ये जो तुगलक हैं ये तुर्कों के ही वंशज थे, और तुर्कों के जो हैं ये कोरोना जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आता है तुगलक वंश का संबंध निम्न में से किससे हो, तो वहां पे आएगा तुर्कों से, ठीक है, मुगलों से, या हो सकता है यहाँ पे आ जाए कि बुंदेलखंड के निवासियों से। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो तुर्कों से बनेगा। ठीक है, सवाल आएगा कि तुर्कों की कौन सी जनजाति तुगलक वंश से संबंधित है, तो कोरोना जनजाति। ठीक है, कोरोना से याद रखना, कोविड-19 से कोरोना। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक था तुगलक वंश का, उसका नाम था गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक शाह भी बोला जाता है। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक है जो, इसका समय होता है मात्र 1320 से 25 ईस्वी का। ठीक है, तो बहुत कम समय रहता है इसका। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जिन जिन लोगों से भूमि छीनता है ना, सबसे पहले तो उस भूमि को ये वापस कर देता है, और कृषि के विकास के लिए बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाता है। दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जो नहरों का निर्माण करवाता है। तो अगर बोला जाए, सवाल आता है कि दिल्ली में कैनाल सिस्टम किसके द्वारा जारी किया गया था, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, इसने डाक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बताया था और तीव्रगामी बताया था, मतलब डाक को ये सबसे ज़्यादा तीव्रगामी बताता था उस समय के हिसाब से। अब भाई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं ना, वो कहाँ 5G यूज़ करेंगे। एनीवे, सुल्तान का अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से संबंध बिगड़ गए थे, और जब सुल्तान बंगाल विजय से वापस आ रहा था तब औलिया के पास संदेश भेजा कि उसे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दे। और यहाँ पे एक फेमस स्टेटमेंट आता है, हुणजू दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, तो ये जो हुणजू दिल्ली दूरस्थ है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने इस स्टेटमेंट को कहा था सुल्तान के लिए। सुल्तान किसकी बात हो रही है, गयासुद्दीन तुगलक की। अब सुल्तान क्यों आ रहा है बार बार यहाँ पे, जैसे आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत है और उसको सुल्तान काल भी बोला गया है, सल्तनत काल भी बोला गया है। ठीक है ना, सारे सारे दिल्ली के ही शासक बनते हैं इसलिए। ठीक है, अब होता क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि दिल्ली से बाहर एक अफगान है, अफगानपुर एक जगह होती है, जहां पे सुल्तान की अगवाई के लिए एक लकड़ी का मंडप तैयार किया जाता है। और उस मंडप में जब सुल्तान अपने कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ, मतलब अपने साथ कुछ चेले चांटों के साथ बैठता है, तो उस मंडप पे हाथी के पैर की टक्कर लगती है, जिससे कि 5 और 6 अन्य जो लोग होते हैं सुल्तान के साथ वहीं मंडप में दब के मर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे इब्न बतूता का नाम आता है, कि वो कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने जो है यहाँ पे ये षड्यंत्र रचा था गयासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए। तो सवाल क्या बनते हैं, षड्यंत्र के बारे में तो सवाल नहीं बनेगा, सवाल ये बनता है कि किस सुल्तान की मंडप के टूटने से मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक की। और अब आपसे एक सवाल है, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो कौन सा सुल्तान था जिसकी घोड़े से गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। फिर आता है मोहम्मद तुगलक 1325 से 51। ठीक है, मोहम्मद तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, और बहुमुखी प्रतिभा भी थी इसकी। ठीक है, अनेक विद्वानों ने इसे अपने युग का अरस्तु भी कहा है। ठीक, एलिफेंटस के अनुसार इसमें कुछ पागलपंच का अंश भी था। सुल्तान के योगियों से अच्छे संबंध थे, जिसमें जैन आचार्य जिन प्रभा सूरी का नाम आता है, काफी अच्छे संबंध इनके साथ। और ये हिंदुओं के त्योहार होली भी खेलता था। ठीक है ना, होली में भाग कर लेता था। कभी सवाल बन सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हिंदू राष्ट्र काफी चल रहा है, तो सवाल बन सकता है कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो होली खेलता था या होली में भाग लेता था, तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब इसने क्या किया था,
योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्ति की घोषणा की थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो यही बनता है, क्योंकि आज की डेट में इसी की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। जो योग्य है वो कहीं दब जाते हैं और जो कनेक्शन वाले होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों नहीं है। यूट्यूब वो तो यहाँ भी कोलेबोरेशन होता है जिनका, वो लोग आगे बढ़ते हैं, और धांधलीबाजी तो हर जगह है। एनीवे, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि योग्यता के आधार पे उच्च पदों पर नियुक्ति की जाएगी, तो ये किसके द्वारा तय किया गया था? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि किस सुल्तान के द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया था। ठीक, इसने न केवल निम्न वर्ग के मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी उच्च पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की थी इसने। यह दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर तथा सलार मसूद गाजी की दरगाह के दर्शन के लिए बहराइच गया था। तो वैसे तो ये वाला सवाल आता नहीं है, कभी नहीं आता, बट इन केस अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दर्शन के लिए गया, ठीक है, तथा सलार मसूद गाजी की दरगाह के लिए वो बहराइच गया। ठीक है, कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक। इसके अलावा 1338 में इसके राज्य में अकाल पड़ता है और इसी समय इसने स्वर्गद्वारी नामक नगर बसाया था। जो कहाँ बसाया था? एटा में, जब इसके राज्य में अकाल पड़ता है। तो सवाल सिंपली यही आएगा, अकाल का भी नहीं आएगा, सवाल आएगा स्वर्गद्वारी नगर किसके द्वारा बसाया गया? तो याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ठीक है, प्रारंभ में इसने खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अकाल के बाद इसने खलीफा में गहरी रुचि प्रदान की। खलीफा यानी कि जो धर्मगुरु होते हैं उनके प्रति। ठीक है, 1340 में इसने सिक्कों पर अपना नाम हटाकर खलीफा मुस्तकाफी विलाह का नाम अंकित करवाया था। अब प्रॉब्लम ये ना, ये सवाल वैसे नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन बता देता हूँ। अब पता नहीं, आयोग है, कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने सिक्कों से अपना नाम हटाकर खलीफा मुस्तकफी विलाह नाम रखा, सिक्कों में अंकित करवाया था, गुदवाया था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, और कब की बात है ये? 1340 की। 1343 में खलीफा अल हकीम द्वितीय से मंसूर इसने प्राप्त कर लेता, मंसूर जगह। ठीक है, अब क्या होता है ना, मोहम्मद तुगलक के समय में बहुत सारे विद्रोह होते हैं। मोहम्मद तुगलक का जो समय होता है ना, इसी का समकालीन समय होता है 1336 में। समकालीन इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे ना विजयनगर साम्राज्य और 1347 में और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। विजयनगर साम्राज्य है जो 1347 में, इसकी स्थापना की थी दो भाइयों ने, और उनका नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं तो आगे फिर मैं आपको बताऊंगा। तो प्रशासनिक योजना है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है और आई थिंक आप लोग बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए मैं अभी शॉर्ट ही बना रहा हूँ। बाद में जब आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू होंगे कि लॉन्ग बनाइए या और ज़्यादा डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इसलिए कमेंट करना ज़रूरी हो जाता है ताकि पता चले, और देन मैं आपको इसकी लेंथ थोड़ा बढ़ा दूंगा और डेटा और ज़्यादा इसमें ऐड करना शुरू करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।